हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आप तैयारी करें तो आप बिल्कुल राइट चैनल पे आ गए हैं दोस्तों। पहले मैं एक अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। सबसे पहले तो हाल फिलहाल में 2022 सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया 43 रैंक आई है। उससे पहले सीजीएल 2021 में मेरे को पोस्ट मिल गई थी यूडीसी की। सीएचएसएल 2021 में मैंने डीवी स्किप कर दी थी। आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू अभी मैं लेवल 5 में वर्क कर रहा हूँ। उससे पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ भी 4 साल में वर्क कर चुका हूँ। तो अगर आपको भी सीजीएल 2024 के लिए तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाके एक लाइक कर देना दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगे दोस्तों तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पर अमल करूंगा और आगे आने वाली वीडियोस को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना माइंडसेट बनाना होगा कि किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। भी आप रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो, एनटीपीसी के थ्रू रेलवे में आना चाहते हो, बैंक्स की प्रिपरेशन करके बैंक पीओ लगना चाहते हो, बैंक क्लर्क लगना चाहते हो, या फिर एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो। एसएससी एग्ज़ाम्स का एक फ़ायदा है दोस्तों तैयारी का। मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सीजीएल क्रैक कर सकते हो, सीपीओ क्रैक कर सकते हो, सीएचएसएल, एमटीएस। एसएससी के अंडर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सबका सिलेबस लगभग सेम ही है दोस्तों और एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है। तो एसएससी की एक एग्ज़ाम की तैयारी करके आप कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया है कि भाई मैं तो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करूँगा, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 7 से 8 महीने आपको लगेंगे, वो भी बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ। अगर ये 7 से 8 महीने आपने कंसिस्टेंसी के साथ दे दिए तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल दोगे। अब कंसिस्टेंसी बनानी कैसी है दोस्तों, इसमें क्या क्या आपको परेशानियाँ आएंगी बनाने के लिए। जैसे कोई शादी का फंक्शन हो गया, कोई पार्टी होगी, दोस्त की जन्मदिन पार्टी होगी, किसी और फंक्शन में जाना है आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जाना पड़ रहा है, कहीं ट्रिप कोई वेकेशन आ गई, तो ये आपके बीच में बाधा बनेंगे दोस्तों। इन 7 से 8 महीने में आपको एंटी सोशल हो जाना है, किसी भी फंक्शन में नहीं जाना है। ये 7 से 8 महीने सिर्फ आपको अपने लिए रखने हैं। भाई आपको कुछ थकान हो रही है, पढ़ाई से बोरियत महसूस हो रही है, तो आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे सैटरडे संडे को कुछ गेम खेल सकते हो शाम को 1 से 2 घंटा, या डेली मॉर्निंग में आधे घंटे के लिए आप जॉगिंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे आपका पढ़ाई में मन भी बना रहेगा और आपको आगे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए, अगर आपने मन बना लिया है एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक सिलेबस पे आपको देख लेना है भाई क्या सिलेबस है। अब क्या हो गया, टायर 1 और टायर 2 का सेम ही सिलेबस है, तो आपको अलग अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। टायर 1 क्या है दोस्तों, क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 200। पहले मैं आपको अपना स्कोर बता देता हूँ। 2022 में मेरा क्या स्कोर रहा था, मेरा स्कोर रहा था दोस्तों 168.30। तो अभी आता कैसे टायर 1, जीएस के दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25, मैथ्स के 25 और रीजनिंग के 25। तो सबका स्कोर सेम हो जाता है 50 मार्क्स का। अब आपको टारगेट क्या रखना है दोस्तों, टायर 1 अगर आपको अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है तो जीएस में कम से कम आप 26 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिनिमम आप 45 मार्क्स का टारगेट रखिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो इन तीनों में आप 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मैं भी लेके आया हूँ और आप भी लेके आ सकते हो। तो टायर 1 क्वालिफाइंग है इन नेचर, इसकी कट ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड रहती है। मान लो जैसे 2022 में 37,000 वैकेंसीज थी, तो इसकी यूआर के लिए कट ऑफ शायद 114 के आसपास गई थी, और जनरली देखा गया है कि 7,500 वैकेंसीज होती हैं। 7 से 7,500, 8,000 तक वैकेंसीज वेरी करती हैं एसएससी सीजीएल की। तो उसमें टायर 1 की कट ऑफ 130 से 135 तक रहती है। तो आपको अपना टारगेट रखना है कि मैं 140 से 150 के बीच स्कोर ले आऊँ और टायर 1 को आसानी से क्वालिफाई कर दूँ दोस्तों। तो अब बात करते हैं सेक्शन मेंस की। मेंस का टोटल स्कोर रहता है दोस्तों 390 का। अब 390 में पहले मैं अपना स्कोर आपको बता देता हूँ मेरा स्कोर कितना था। मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था 350 और रो स्कोर था दोस्तों मेरा 336, जिसकी वजह से मेरी ऑल इंडिया 43 रैंक आ गई है और अब मैंने एएसओ इन इलेक्शन कमीशन ऑप्ट कर लिया दोस्तों। तो मेंस की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन 1 इसमें डिवाइडेड है मैथ्स और रीजनिंग में।
जिसका दोनों का स्कोर 90-90 रहता है। तो मैक्सिमम मार्क्स सेक्शन 1 के हो जाते हैं 180, और मैंने इसमें स्कोर किया था 183.95, नॉर्मलाइज स्कोर था ये। मैथ्स में मेरे 90 आउट ऑफ 90 थे कंप्लीट। रीजनिंग में मेरे 86 थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की, इंग्लिश प्लस जीएस। इंग्लिश में मेरे 135 में से 123 थे दोस्तों, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। और जीएस में 75 मार्क्स का रहता है, इसमें मेरे 37 स्कोर थे। तो सेक्शन 2 में मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो गया था दोस्तों 166.12 का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, जिसमें इस बार काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर था। सेक्शन 1 और 2 में बच्चों का काफ़ी अच्छा स्कोर था, लेकिन वो कंप्यूटर की वजह से रेस से बाहर हो गए दोस्तों। कंप्यूटर का मैक्सिमम स्कोर होता है 60 मार्क्स, और हमें 30% लेके आना होता है क्वालिफाइंग इन नेचर के लिए। और जो कुछ वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे ME हो गई, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गई, PSA हो गई, इनके लिए कुछ हायर स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे। शायद इसकी 27 पे कट ऑफ लगी थी। वैसे हमें 18 मार्क्स लेके आने होते हैं। मेरा इसमें स्कोर था 36.60। फिर टाइपिंग होती है 27 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड लानी है। 5 से 10% एरर्स आपको अलाउड होते हैं। टाइपिंग आप आसानी से 2 से 3 महीने के अंदर कर लोगे अगर आपको टाइपिंग आती नहीं होगी। फिर दोस्तों एक पेपर 3 होता है इसमें WO के लिए। WO जो है 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है दोस्तों। इसमें मेरा स्कोर रहा था 122.5 200 में से। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक हफ्ते में पढ़ा था, उससे ही मेरा ये स्कोर आ गया था। आपको भी मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, अगर आप WO के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप उसको आसानी से 120 से 130 मार्क्स ले आएँ 2 से 3 हफ्ते पढ़ के। ये अगर आप स्कोर ले आते हो तो एक काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा और आपको WO की एक नौकरी दिलवा सकता है। WO का सिलेबस भी एक लिमिटेड सा है, उसको आप ईजिली कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रीजनिंग के साथ। तो दोस्तों रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ रीजनिंग के लिए क्या बुक आपको प्रेफर करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई भी बुक ले आना आप, जैसे मैंने तो दोस्तों किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ की थी। अब रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, मिसिंग नंबर्स, स्टेटमेंट अजम्पशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, क्यूब एंड डाइस क्वेश्चंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी जो सिलेबस हो गया रीजनिंग का, जो 85% सिलेबस है, उसकी आपको बस एक बार कोई वीडियो देख लेना अगर पहले नहीं देख रखी है आपने। अगर पहले आपने कर रखा तो दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे चल के मॉक टेस्ट लगाओगे एग्ज़ाम के नज़दीक, तो ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, अल्टरनेट डेज पे पढ़ाई करनी है, डेली इसको टाइम नहीं देना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, उसको अच्छे से हमें यूटिलाइज़ करना है। अब रीजनिंग को अल्टरनेट डेज पे 2 दिन छोड़ के आप टाइम दे सकते हो। डेली के सिर्फ 2 घंटे देने हैं मैक्सिमम आपको, उससे ज़्यादा रीजनिंग में टाइम नहीं देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे 2018 से लेकर अब तक की, जो नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, इन तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये आपका टाइम वेस्ट ना करे दोस्तों। तो रीजनिंग काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। प्री में आप 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में जैसे मैं लेके आया था 86 आउट ऑफ 90, ये स्कोर आप भी ईजिली अचीव कर सकते हैं अगर हर दूसरे दिन या तीसरे दिन रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मैथ्स की, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स का एक फेवरेट टॉपिक रहता है, क्योंकि बच्चे इसमें फुल स्कोर कर लेते हैं आसानी से। अगर आप सिली मिस्टेक करोगे मैथ्स में तो आप लाखों बच्चों से पीछे चले जाओगे। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ कि क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उसके लिए कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले आना आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7300 है, किरण पब्लिकेशन है या पिनैकल है, इन तीनों में से कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो। तीनों में सेम क्वेश्चन मिलने हैं, बस आपको क्या प्रैक्टिस ही करने हैं क्वेश्चन। फिर आपको दोस्तों सिलेबस कैसे करना है मैथ्स का। अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल आप चाहते हो कि मैं कोई भी पैसे ना लगाऊं, पेड कोर्स भी ना खरीदूं, तो मैंने क्या किया था दोस्तों, यूट्यूब से अभिनय सर की वीडियोस देखी थी, जो उन्होंने कंप्लीट रिवीजन करके चैप्टर वाइज वीडियोस डाल रखी हैं मैथ्स के पूरे सिलेबस की। तो वो वीडियोस मैंने 2 से 3 बार देखी थी, वहाँ से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, मान लो आपने डिसाइड अभी नहीं किया है किस टीचर की वीडियो देखें, तो 4 से 5 भाई कोई भी एक टॉपिक, जैसे परसेंटेज टॉपिक है वो चूज़ कर लो, उसकी वीडियो 4-5 अलग अलग टीचर्स की देख लो। जैसे राकेश सर की देख ली, गगन प्रताप सर की देख ली, अभिनय सर की देख ली। तो 4-5 टीचर्स की आप ये वीडियोस देख लो एक ही टॉपिक की। जिस टीचर से आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो उस टीचर की आप आगे वीडियो देखना। तो परसेंटेज मान लो एक सिंपल टॉपिक है, सभी टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो मैं आपको कहूँगा प्रॉफिट लॉस का टॉपिक उठा लो,
उसमें जो है, जो टीचर आपको अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन कर पा रहा है, आप उसकी वीडियो आगे चल के देखना। मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, मैंने अभिनय सर बोल दिया तो आप भी उनकी देखो। क्या पता आपको किसी दूसरे टीचर का अप्रोच समझ आए तो आप उनकी वीडियो देख लेना। उसके बाद आप उन टीचर का परचेस कर सकते हो, पेड कोर्स भी दोस्तों। फिर आपको मैथ्स में करना क्या है, डेली कम से कम 2 वीडियो तो देखनी ही देखनी है दोस्तों। और अगर आपकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो 2x की स्पीड या फिर 1.5x की स्पीड पर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। जिससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाओगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, अटेम्प्ट करने का आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। वरना क्या होगा, 1x की स्पीड पे आप 2 वीडियो देख रहे हो तो पूरा दिन आपका उन वीडियो देखने में निकल जाएगा, क्योंकि 2-2 घंटे की एक वीडियो हो जाती है नॉर्मली। अब मैथ्स को डेली आपको 3 से 4 घंटे देने हैं, वो सफिशिएंट रहेंगे 3 से 4 घंटे मैथ्स के लिए डेली, अगर आप 90 ऑफ 90 मेंस में स्कोर करना चाहते हो दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश एक हॉट टॉपिक रहता है उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, जिनकी पढ़ाई स्कूलिंग में हिंदी मीडियम से हुई है। वो इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं और उन्हें समझ नहीं आता भाई इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। अब क्या हो गया, मेंस का वेटेज इंग्लिश का सबसे ज़्यादा है, 135 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है दोस्तों, और किसी सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में थोड़ा पीछे रह रहे हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो उनसे थोड़ी लीड बना सकते हो, थोड़ी बहुत मेहनत करके। बाकी हिंदी मीडियम वालों को भी घबराना नहीं है, जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा वो फॉलो कर लोगे दोस्तों तो आप भी मेरी तरह कम से कम 123 मार्क्स ले आओगे 135 में से। और इतने मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए तो एक अच्छी रैंक आप ला पाओगे CGL के अंदर। दोस्तों अब देखा क्या गया है, जैसे मान लो 26 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भर देते हैं 7,500 वैकेंसीज़ पर, तो आपको वहाँ अगर सिलेक्शन लेना है और अपनी होम टाउन में और अपनी पसंदीदा पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है तो 100 से 200 के अंदर आपको रैंक लानी पड़ेगी दोस्तों। अगर आपकी रैंक ज़्यादा पीछे गई तो आपको अपनी डिज़ायर्ड मनपसंद पोस्ट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मनपसंद पोस्ट लेनी है तो सभी सब्जेक्ट्स पर आपको इक्वल फोकस देना होगा, क्योंकि मेंस में सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बना लेनी है। डेली आपको 20 से 25 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है दोस्तों। अब न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, दूसरी हमारी करंट अफेयर साथ साथ कवर होती चलती है, तीसरी जैसे पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट, एरर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग की हमारी अगर हैबिट हो गई तो हमारी सेंटेंस बनाना हमें आ जाएगा, तो आसानी से कोई एरर निकाल लेंगे। क्लोज टेस्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक करना वो आसानी से कर लेंगे। अब पैराग्राफ रीडिंग है, भाई इतना बड़ा पैराग्राफ आ रहा है, 2 से 4 मिनट के अंदर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग कर लोगे तो वो आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी कि आप टाइम पे अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि देखा क्या गया है, 2021 और 2022 का जो मेंस आया है, इंग्लिश का काफ़ी लेंथी पेपर रहा है और बच्चे उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो आपकी अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप पेपर को कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों, और बाकी बच्चों से एक एज बना पाओगे। फिर दोस्तों बात करते हैं बुक लिस्ट की। आपको क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी है इंग्लिश के लिए। तो मैंने जो दोस्तों फॉलो की थी वो थी प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1। ग्रामर और वोकैब के लिए मैंने ये सिर्फ एक सिंगल बुक फॉलो की थी। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने ब्लैक बुक को भी कंप्लीट किया था दोस्तों 4 से 5 बार। तो आपको करना क्या है, प्लिंथ टू पैरामाउंट उठा लो, ग्रामर पढ़नी स्टार्ट कर दे भाई। आज एक चैप्टर किया, एक चैप्टर मान लो आपको 2 दिन लग गए, तो एक बार पूरे जो 17 से 18 चैप्टर्स दे रखे हैं ग्रामर के कंप्लीट करो उन्हें, साथ साथ वोकैब को भी करो भाई। पहला 1 घंटा आप दो ग्रामर के लिए, फिर 1 घंटा दो वोकैब के लिए। वोकैब जैसे 2 पेज आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के पढ़ लिए, 1 पेज सिनोनिम का पढ़ लिया, 1 पेज एंटोनिम का पढ़ लिया, तो कंप्लीट वोकैब आपको डेली थोड़ा बहुत टाइम देना है हर एक सेक्शन को। अगर आपको नीतू मैम के वीडियो लेक्चर्स चाहिए दोस्तों, वो मेरे लैपटॉप में पड़े हुए हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी, आप कहोगे तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना के उन सभी लेक्चर्स को डाल दूंगा ताकि आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएं, वो आप भी देख सके कुछ डाउट आए तो। दोस्तों अगर प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक आप 3 से 4 बार कर लेते हो, उसके बाद आप ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हो। ब्लैक बुक को भी आप 3 से 4 बार कंप्लीट अगर कर दोगे तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, वोकेबलरी के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ब्लैक बुक को करना कैसे है, जैसे एक बार आपने किया उसे पूरा कंप्लीट, बीच बीच में जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहे उन्हें अंडरलाइन कर लो। जब सेकंड टाइम आप रिवाइज कर रहे हो तो सिर्फ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना जो फर्स्ट टाइम में आप रिवाइज नहीं कर पाए थे। बाकी इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं इंग्लिश में, PQRS के क्वेश्चंस काफ़ी लंबे लंबे आने लग गए हैं, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ बेस्ड,
सिनोनिम एंटोनिम। तो इन्हें सोल्व कैसे करना है दोस्तों, इनमें आपको लगानी है ऑप्शन एलिमिनेशन। जैसे PQRS है, अब कोई एंड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, विच से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन पहली लाइन में नहीं आएंगे, तो वो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। फिर भाई सेंटेंस की कंटिन्यूटी देखोगे आप, भाई एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होगा तो P के बाद R आना चाहिए भाई, उस हिसाब से भाई कोई कंटिन्यूटी कहीं पे बन रही है तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करते चलोगे तो आप आसानी से PQRS को सोल्व कर पाओगे दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं सिनोनिम और एंटोनिम की। भाई सिनोनिम आपको कोई वर्ड दे दिया और पूछा गया उसका सिनोनिम बताओ, तो आपको बाकी जितने भी 4 वर्ड्स दे रखे हैं उनके अगर मतलब आपको पता होगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आसानी से उन्हें एलिमिनेट कर पाओगे और फिर सिनोनिम एंटोनिम आप निकाल पाओगे। दोस्तों एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी वेटेज रहती है इनकी भी, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं GS की। GS एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, 2022 से ही इसे मेंस में इंक्लूड किया गया है, इसलिए पहले इस पे बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। वो सोचते थे कि भाई प्री निकालना है, प्री हम बाकी 3 सब्जेक्ट्स की मदद से निकाल देंगे और मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस करके मेंस में सिलेक्शन ले लेंगे। अब SSC ने क्या कर दिया है, GS को मेंस में भी इंक्लूड कर दिया है दोस्तों, तो आपको इस पे डबल फोकस करना होगा अब, क्योंकि 95% बच्चों का स्कोर GS में बिलो एवरेज रहता है, और अगर आप GS में अच्छा स्कोर कर लोगे तो उन बच्चों से एक लीड बना लोगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे दोस्तों, एक भीड़ से अलग हो जाओगे आप, सिलेक्शन की तरफ आपका पहला कदम उठ जाएगा। तो GS को आपको पढ़ना कैसे है दोस्तों, डेली 2 बार पढ़ना है इसे, सुबह भी और शाम को भी। सुबह जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, शाम को उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है किसी भी टेस्ट सीरीज़ से, जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी दे रखे हैं, तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओगे। GS की आपकी एक अच्छी रिवीजन होती चलेगी भाई, दिन में जो पढ़ रहे हो शाम को उसका टेस्ट लगा लिया। बुक लिस्ट की दोस्तों बात करूँ तो लूसेंट या फिर मनोहर पांडे, ये कोई भी एक बुक उठा सकते हो आप, बिल्कुल डिटेल में दोनों में दे रखा है, क्वेश्चन इनके अंदर से आते हैं, मैंने भी इनको बार बार पढ़ा है। एक बार पढ़ने से ये बुक्स आपकी याद नहीं होंगी दोस्तों, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना होगा। एक बार आपने लूसेंट पढ़ ली, जैसे मेन पॉइंट्स हाईलाइट करते चलो, साथ साथ ब्लैक बुक से जो है GS के लिए जो ब्लैक बुक आती है उससे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्या आ रहा है। मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया आपने, या मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक कर लिया, तो जैसे ही GS लूसेंट से करो, साथ साथ शाम को उसके ब्लैक बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आपको पता चल जाएगा लूसेंट से कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते चलो, और जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन करो तो उनको रिवाइज करते चलना। इससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम से पहले एक आपको फाइनल रिवीजन देना होगा तो आप एक सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री को रिवाइज करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे के अंदर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी दोस्तों ये टेक्निक। फिर अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं, आपको नोट्स चाहिए भाई, मैंने SSC JEE की एक बार कोचिंग ली थी, तो मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम पे, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, कुछ डालने रहते हैं वो मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट कर दूँगा, पिन कर दूँगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और नोट्स और बाकी इंपॉर्टेंट PDFs और अपडेट्स भी वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो अब दोस्तों GS के लिए और मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ पढ़ना कैसे। आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। स्टार्टिंग में जैसे मैं उठाता था हिस्ट्री और पॉलिटी को एक साथ, भाई पहले 10 पेज हिस्ट्री के पढ़े, फिर उसको रख दिया, फिर पॉलिटी के 10 पेज पढ़े लूसेंट से, उसको रख दिया। ऐसे करके 10 से 15 दिन के अंदर हिस्ट्री और पॉलिटी को ख़त्म करो, साथ साथ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते रहो। जब ये 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए तो फिर 2 और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो, जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी का बना लिया। तो ऐसे ही डेली 2-2 सब्जेक्ट्स को बनाओ, ताकि आप एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ। अलग अलग टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपका भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करोगे और थोड़ा पढ़ाई में मन लगता रहेगा। GS में भी आपको दोस्तों सेम यही जो इंग्लिश में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर रहे थे, वही टेक्निक आपको यूज़ करनी है। अब GS में ये कैसे यूज़ करें, मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो उसे। आपको याद रहना चाहिए भाई ये इस टाइम पीरियड में इस शासक का रूल था, फिर इस टाइम पीरियड में बिंदुसार आया था, इसमें अशोका था, इसमें मौर्य डायनास्टी थी, इसमें अकबर का रूल था यहाँ पे। तो आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर सारी चीज़ें याद कर लोगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आसानी से हिस्ट्री को सोल्व कर लोगे। फिर दोस्तों बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में इतने सारे आर्टिकल हैं, अच्छे से आप याद नहीं कर पाते। तो पॉलिटी में 22 चैप्टर्स पार्ट्स दिए गए हैं,
उन 22 पार्ट्स के अंदर भी सारे आर्टिकल्स डिवाइडेड हैं। तो एक बार इन 22 पार्ट्स की हेडिंग आपको अच्छे से याद हो जाएगी और आप याद कर लो कि किस पार्ट के अंदर कौन से आर्टिकल हैं, तो फिर आप अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेशन कर लोगे। भाई ये आर्टिकल लैंग्वेज का है, ये आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स का है। तो जब कोई क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप उसे अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, इंग्लिश और जीएस में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो वहाँ आप बाकी स्टूडेंट से एक लीड बना लोगे दोस्तों, और अच्छी रैंक लाने में आपके यूज़फुल रहेगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में तो लाखों बच्चे ऐसे हैं जो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, लेकिन वही बच्चे इंग्लिश और जीएस में मार खा रहे हैं। और अगर आप इंग्लिश और जीएस की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, इसको एक्स्ट्रा टाइम देते हो, तो आप उन बच्चों से एक लीड बना लोगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करता हूँ करंट अफेयर की। मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, करंट अफेयर पे फोकस भी करके देखा है मैंने, और कुछ एग्ज़ाम्स मैंने करंट अफेयर को छोड़ के भी देखा है। तो फ़ायदा आपको तभी रहेगा, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस मत करो, डेली टाइम वेस्ट मत करो करंट अफेयर पे। करंट अफेयर को जो है आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले कुछ पीडीएफ्स चैनल पे अपने प्रोवाइड करा दूंगा मैं। मेन टॉपिक्स होते हैं उसमें, जैसे अपॉइंटमेंट हो गई, इंडिया की रैंकिंग इंडाइस होगी, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, कुछ अवार्ड ओनर्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। तो इन चीज़ों का आपको याद करना होता है करंट अफेयर में, वो आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले याद कर लेना। उसमें आप अच्छे से जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे मेंस में करंट अफेयर के, तो उनके लिए आप पूरा शुरू से डेली आधा पौना घंटा टाइम वेस्ट करोगे, और वहाँ से आप सोल्व भी ना कर पाओ तो आपके वेस्ट हो जाएगा ये। तो इसलिए आप करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ लेना लास्ट में जाके। और अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट आ रही है तो खान सर की वीडियो आप देख सकते हो उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है अब, क्योंकि मेंस में जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था, मैं काफ़ी ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे, लेकिन कंप्यूटर की वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाए, कंप्यूटर में फेल हो गए। कंप्यूटर का इस बार क्या हुआ था, काफ़ी टफ एग्ज़ाम बना रखा था। कंप्यूटर में हमें करना क्या, 30% मार्क्स स्कोर करने हैं दोस्तों, और काफ़ी बच्चे वो भी नहीं स्कोर कर पाए थे। तो आपको कंप्यूटर में क्या करना है, प्री होने के बाद हर दूसरे तीसरे दिन आपको पढ़ाई करनी, कंप्यूटर की डेली 1 से 1.5 घंटा देना है। अब उसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। प्री के बाद आप कंप्यूटर मेन फोकस अपना कर लेना, दूसरे तीसरे दिन उन पीडीएफ को पढ़ते रहना, वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। मेन टॉपिक्स क्या होते हैं, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, टोपोलॉजी, वायरस, शॉर्टकट कीज़। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इनकी पीडीएफ मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो लास्ट में आप देख लेना, वहीं से आप कम से कम 20 से 25 मार्क्स ले आओगे दोस्तों। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग में भी काफ़ी बच्चे इस बार रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक साथ टाइपिंग हो जाएगी मेंस के साथ साथ ही, तो प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। तो अगर आप भी टाइपिंग में ज़ीरो हो, टाइपिंग आपकी अच्छी नहीं है स्पीड, तो आप टाइपिंग अभी थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। आपको करना क्या है, एक बार टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लो, कंप्लीट ट्यूटोरियल जो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है उसके 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए आपका मेंस, तब 1 महीना पहले आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, तो उससे आपकी टाइपिंग आसानी से निकल जाएगी। जो टाइपिंग के सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूँगा, फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। हैक वर्जन आजकल आते हैं, तो आपको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डब्ल्यूओ की। डब्ल्यूओ की जॉब जो है 4800 ग्रेड पे की है, सबसे हाईएस्ट पेड जॉब है। डब्ल्यूओ का एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है, ज़रूरी नहीं है कॉमर्स की फील्ड में ग्रेजुएशन हो, कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, लेकिन प्री के अंदर इसकी एक स्पेशल कट ऑफ लगती है। जैसे मान लो नॉर्मल 130 पे अगर कट ऑफ जा रही है, तो डब्ल्यूओ के एग्ज़ाम की 160 पे जाएगी दोस्तों कट ऑफ। तो आपको वहीं प्री से ही टारगेट करना पड़ेगा, भाई 160 मार्क्स में कम से कम लेके आऊँ, ताकि मेंस में मैं डब्ल्यूओ के लिए अपीयर हो सकूँ। अब डब्ल्यूओ का दोस्तों सिलेबस इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ही आता है। इसमें 200 नंबर का पेपर होता है, 120 की इकोनॉमिक्स, 80 के अकाउंट्स। तो सिलेबस आप देख लेना, काफ़ी सिंपल और छोटा सा सिलेबस है। तो आपको पढ़ना कैसे है, इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनको उठाओ, यूट्यूब से सर्च करो, उससे रिलेटेड 5 से 7 मिनट की जो भी वीडियो आए उसे देखो, फिर अगला टॉपिक ऐसे ही। तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का सारा सिलेबस आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेना दोस्तों। और अगर आप बुक फॉलो करना चाहो तो 11th क्लास की एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लिए दोस्तों। आपको बुक भी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मेन टॉपिक्स हैं कुछ, वो सिर्फ आपको बुक से देखने हैं, बाकी कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब से ही करना पड़ेगा। और मैं आपको वादा करता हूँ 2 हफ्ते अगर आपने मन से ध्यान लगा के डब्ल्यूओ के लिए तैयारी कर ली, तो कम से कम 120 मार्क्स जो मैंने स्कोर किए थे वो आप भी स्कोर कर पाओगे।
कोई बड़ी बात नहीं है इसमें दोस्तों। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हमारा सारा सिलेबस हो गया, बुक लिस्ट हो गई, स्ट्रेटजी हो गई, अब मॉक्स हमें कैसे लगाने हैं। एक बार जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मॉक लगा देना स्टार्ट कर देना प्री के लिए। 70% पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का। उसके बाद हफ्ते में 2 से 3 मॉक लगाने लग जाओ प्री के लिए आप। अगर मॉक में आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, वो 140 150 आप स्कोर कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप देखो किसकी वजह से कम है वो। भाई मैथ्स में आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो कैलकुलेशन ड्रिल्स लगाओ कुछ, वहाँ से कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करो, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स ये याद करो, तो यहाँ से आपकी मैथ्स की थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। रीजनिंग में देखो कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, वहीं इंग्लिश और जीएस के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करो दोस्तों। तो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें एनालाइज करते हुए उन पे आपको वर्क करना है। मॉक्स का यही फ़ायदा होता है, भाई आप एनालाइज कर पाओगे आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, वो पता लगने के बाद उन्हें दूर करो। और जब आपका प्री हो जाए तो उसके बाद मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो मेंस से 2 महीना पहले आप हर अल्टरनेट डे पे एक मॉक लगा लेना जाना। कभी सेक्शनल मॉक लगा लिया तो कभी फुल मॉक लगा लिया, कभी चैप्टर वाइज मॉक लगा लिया हुआ है। तो ऐसे डेली कुछ ना कुछ करते रहो दोस्तों। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा अपने फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। भाई आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तभी लाइक करना दोस्तों। और वीडियो अच्छी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं। आपको आगे भी और अपडेट्स मिलती रहेंगी वेरियस एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं रेलवे की अपडेट्स भी डालता रहता हूँ, पुलिस से रिलेटेड भी डालता रहता हूँ और सीजीएल की भी, क्योंकि मैं इन तीनों फील्ड्स में काम कर चुका हूँ दोस्तों। तो अब आपको टारगेट अपना क्या रखना है, कम से कम एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट आपको टारगेट बना के रखना है, और वो भी आपके होम टाउन के अंदर। तो ये पोस्ट आपको कब मिल पाएगी दोस्तों, अगर आप एक अच्छी रैंक लाते हो, कम से कम 100 200 300 के अंदर आपकी रैंक आएगी, तब भी आपको ये पोस्ट मिल पाएगी आपके होम टाउन में। तो इसके लिए तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अभी तो 2023 का प्री ही चल रहा है, मेंस भी होगा, उसके बाद 2024 का प्री आएगा, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। इस टाइम में आप डेली प्रैक्टिस करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप सिलेक्शन ले पाओगे, कोई भी आपको सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा। तो अंत में मैं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा दोस्तों। जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, गुड लक टू यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।